क्या आपको पता है 2014 में यूएसए के हर एक न्यूज़पेपर में एक खबर छपी। यह खबर थी एक जैनिटर के बारे में जिसका नाम था रोनाल्ड रीड। जैनिटर मतलब वो इंसान जो बिल्डिंग्स में साफ सफाई करने का काम करता है। लेकिन उस खबर में रोनाल्ड रीड के बारे में जो लिखा था उसे पढ़कर लोग ये मान ही नहीं पा रहे थे कि रोनाल्ड रीड सिर्फ एक जैनिटर थे और बिल्डिंग्स में साफ सफाई करने का काम करते थे। क्योंकि उस खबर के अकॉर्डिंग 92 साल की उम्र में जब रोनाल्ड रीड की मौत हुई तो उनके मरने के जस्ट बाद उनके पास 8 मिलियन यूएस डॉलर्स की वेल्थ पाई गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 60 करोड़ रुपए की वेल्थ। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुको जरा सब्र करो, इन्होंने अपनी विल में उन 60 करोड़ रुपयों में से 44 करोड़ रुपए डोनेशन के लिए दे दिए थे। पर सवाल तो ये था कि इनके पास ये 60 करोड़ रुपए आए कहां से। खुद सोचो, जब बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले वेल एजुकेटेड लोग भी अपनी पूरी जिंदगी में इतने रुपए नहीं कमा पाते, तो आखिर एक साफ सफाई करने वाले इंसान ने, जिसने ना तो कभी कोई लॉटरी जीती और ना ही कभी कोई बड़ा बिजनेस किया, तो आखिर उसने इतने रुपए कहां से कमा लिए। इस सवाल का जवाब एक अवार्ड विनिंग ऑथर मॉर्गन हॉजल ने अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ऑथर कहते हैं कि वेल्थ क्रिएशन या अमीर बनना पूरी तरह पैसों को लेकर आपके बिहेवियर और आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी टेक्निकल और फाइनेंशियल डिग्रीज पे। और आज इस वीडियो में हम मॉर्गन हॉजल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला लेसन है, नो वन इज क्रेजी बिकॉज पीपल इन्वेस्ट बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस। 24 अक्टूबर 1929 के दिन शुरू हुआ एक ऐसा स्टॉक मार्केट क्रैश जिसने फिर करोड़ों लोगों के दिमाग में स्टॉक मार्केट को लेकर डाउट खड़े कर दिए। 1929 के क्रैश को द ग्रेट क्रैश कहा गया और ये स्टॉक मार्केट क्रैश द वॉल स्ट्रीट क्रैश के नाम से भी फेमस है। अब हुआ ये कि इस क्रैश के बाद अगले 4 साल दुनिया को ऐसा टाइम देखना पड़ा जिस दौरान कई घर बर्बाद हो गए, लार्ज स्केल पर लोगों की नौकरियां चली गई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड बिजनेसेस की कमाई ऑल टाइम लो पर चल रही थी। ये दौर आज भी द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। इन 4 सालों ने लोगों को यह दिखा दिया कि कोई इकोनॉमी कितनी तेजी से और कितनी ज्यादा नीचे जा सकती है। और फिर हुआ ये कि इस टाइम के बाद कई लोगों की शादियां हुई, उनके बच्चे हुए एंड फिर जब बच्चे बड़े हुए तो उन बच्चों को यह साफ साफ बताया गया कि कुछ भी करना, पर अगर बर्बाद नहीं होना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट में पैसे भूल कर भी मत लगाना। और हाँ, मेरे दादाजी को भी तब यही बात सिखाई गई और उस जनरेशन के मेजॉरिटी बच्चों को, मतलब शायद आपके दादाजी को भी यही सिखाया गया होगा। फिर ये एक्सपीरियंस उस जनरेशन से अगली जनरेशन के बच्चों के दिमाग में भी डाला गया और कई लोगों का माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर डिसीजन लेने का नजरिया बहुत हद तक बायस्ड हो गया। लेकिन क्या इससे कुछ फर्क पड़ा? देखो, जैसा कि अक्सर होता है, लोग खुद कोई रिसर्च करने के बजाय बस बताए हुए पुराने एक्सपीरियंसेस को ही मानना शुरू हो गए। और 1990s में जब मेरे पापा भी अपनी जवानी में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना शुरू हुए, तो उसी टाइम 1991 में इंडिया में हो रही इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और फिर 1992 में मिस्टर सुपर इंटेलिजेंट हर्षद मेहता जी ने ऐसे कारनामे किए जिसकी वजह से इंडिया को भी कुछ बड़े स्टॉक मार्केट क्रैश देखने पड़े। अब दादाजी एंड पापा के वो दोस्त जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट क्रैश का नुकसान झेल रहे थे, उन लोगों ने फिर से यही कहना शुरू कर दिया कि भाई पैसों को एफडी में रख ले पर स्टॉक मार्केट में मत लगाना। पर क्या ये बिहेवियर, क्या ये एडवाइस सच में सही थी? देखो, ऑथर ने हम ह्यूमंस के इसी बिहेवियर को इस बुक में समझाने की कोशिश की है। ऑथर के अकॉर्डिंग लोगों के इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंशियल डिसीजंस अक्सर एक गलत सोर्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर बायस्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई घरों में फाइनेंशियल डिसीजंस आज भी डिनर टेबल पर लिए जाते हैं या फिर लोग बस अपने फैमिली और फ्रेंड्स की एडवाइस पर पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक गलत तरीका है। एंड अक्सर फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग एक प्रॉपर स्प्रेडशीट पर कैलकुलेशन करने के बाद एंड अपने गोल्स के अकॉर्डिंग रिसर्च करने के बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, सिर्फ फ्रेंड्स और फैमिली से पूछकर नहीं। दूसरा लेसन है लक एंड रिस्क। क्या बिल गेट्स लकी थे या कॉलेज ड्रॉप आउट करने का रिस्क उनके सक्सेस की वजह थी? आओ इसे समझने के लिए थोड़ी मैथ्स यूज करते हैं। 1968 में जब बिल गेट्स 13 साल के थे, तब यूएन के एक डेटा के अकॉर्डिंग लगभग 30 करोड़ बच्चे हाई स्कूल जाने की उम्र में थे। उसमें से 2 करोड़ बच्चे यूएस में रहते थे और इन 2 करोड़ बच्चों में से सिर्फ 2,70,000 बच्चे यूएस के वॉशिंगटन स्टेट में रहते थे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 300 बच्चे ही ऐसे थे जिनका एडमिशन लेक साइड स्कूल में हुआ था, मतलब वो स्कूल जहां बिल गेट्स पढ़ने गए थे। पर मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो, बिल गेट्स ने खुद अपने इंटरव्यूज में कई बार कहा है कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो शायद माइक्रोसॉफ्ट एग्जिस्ट ही ना करता। और जिन लोगों को बिल गेट्स की स्टोरी पता है उन्हें यह पता होगा कि कंप्यूटर्स के रेवोल्यूशन के दौर में लेक साइड स्कूल ने बिल गेट्स को सही अपॉर्चुनिटी दिलाने में कितना बड़ा रोल प्ले करा था। वैसे अगर आपको पूरी स्टोरी जाननी है तो आई बटन पे क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। अब आपको मैं एक और स्टोरी बताता हूँ। लेक साइड स्कूल में बिल गेट्स के एक और बहुत अच्छे फ्रेंड थे, केंट।
बिल गेट्स के अकॉर्डिंग केंट उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड और ज्यादा बिजनेस माइंडेड थे। एंड पॉल एलन और बिल गेट्स इन दोनों के अलावा केंट आज माइक्रोसॉफ्ट के तीसरे फाउंडर होते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसे ही लक कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट के दौरान केंट की मौत हो गई और यूएस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल 1 मिलियन लोगों में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा होता है जो ऐसे किसी एक्सीडेंट का शिकार होता है और केंट उनमें से ही एक थे। खुद सोचो, अगर लक जैसी कोई चीज होती ही नहीं तो ना ही केंट की मौत होती और ना ही आज माइक्रोसॉफ्ट को बिल गेट्स के नाम से जाना जाता। अगर केंट लकी होते तो शायद बिल गेट्स के साथ साथ केंट का नाम भी आज माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ा होता। पर क्या लगता है आपको, ऑथर ने इस स्टोरी का एग्जाम्पल अपनी बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी में आखिर क्यों दिया है? ऑथर इस स्टोरी से ये समझाना चाहते हैं कि कई बार लोग कोई बिजनेस शुरू करने से पहले, अपने करियर चूज करने से पहले एंड इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले भी दूसरे लोगों की लाइफ स्टोरी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड फिर वो दूसरे लोगों की तरह बनने की या दूसरे लोग जो काम करके सक्सेसफुल हुए हैं वही काम शुरू करने की कोशिश करते हैं। पर वो लोग ये भूल जाते हैं कि हर इंसान की स्टोरी में कुछ पोर्शन लक का भी होता है। एंड जबकि किसी से इंस्पिरेशन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन लेते वक्त लक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना ये गलत है। मतलब लोगों की सक्सेस से इंस्पिरेशन जरूर लो, पर यह भी मत भूलो कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ किसी दूसरे इंसान की स्टोरी को कॉपी करने से नहीं आ सकती, क्योंकि हर स्टोरी में लक का भी एक रोल होता है। इसलिए इंस्पिरेशन लेने का सही तरीका है कि किसी एक इंसान की स्टोरी को देखकर कोई बिजनेस शुरू करने के बजाय किसी फील्ड, किसी इंडस्ट्री में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन सब की लाइफ में से कुछ ब्रॉड पैटर्न्स ढूंढो। कुछ ऐसे पैटर्न्स ढूंढो जो अक्सर उस इंडस्ट्री के ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों में देखे गए हैं एंड फिर उन पैटर्न्स को ढूंढकर उनको फॉलो करने की कोशिश करो। लेसन नंबर 3 है, इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर इंस्टेंट गेन्स, फोकस ऑन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे वेल्दी लोगों में से एक वॉरेन बफेट की आज की नेटवर्थ का 99% हिस्सा उन्होंने 52 इयर्स की एज के बाद कमाया था। फॉर एग्जाम्पल, कुछ महीने पहले जब उनकी नेटवर्थ 84.5 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, तब उस टोटल वेल्थ में से उन्होंने 84.2 बिलियन यूएस डॉलर्स अपने 50th बर्थडे के बाद कमाए थे। और लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए किसी शॉर्टकट या सिर्फ किसी बड़ी सैलरी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अगर वो सिर्फ पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ हर महीने इन्वेस्टमेंट्स करते रहें तो एक एज के बाद कंपाउंडिंग की वजह से उनके पास इतनी वेल्थ इकट्ठी हो जाएगी जिसके बाद वो कंप्लीटली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। और रोनाल्ड रीड के केस में भी यही हुआ था। उनकी वेल्थ का सीक्रेट यही था। उनके मरने के बाद उनके लॉयर ने मीडिया को बताया कि रोनाल्ड रीड जितने भी थोड़े बहुत पैसे कमाते थे वो उसमें से कुछ भी करके इतने पैसे जरूर बचा लेते थे कि वो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर कर पाए। और एक एज के बाद उनकी वो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग की वजह से उन्हें बहुत बड़े रिटर्न्स देने लगी। चौथा लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अक्सर ये देखा गया है कि लोग वेल्दी हो जाने के बाद अपनी वेल्थ को ठीक से संभाल नहीं पाते। इसका रीजन बहुत सिंपल है और ये रीजन भी पैसों को लेकर ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर पर डिपेंड करता है। देखो, वेल्दी बनने के लिए 2 मेन क्वालिटीज की जरूरत होती है। पहला रिस्क टेकिंग, दूसरा अनशेकेबल ऑप्टिमिज्म। पर एक बार वेल्थ कमा लेने के बाद फिर लंबे समय तक वेल्दी बने रहने के लिए आपको इन क्वालिटीज के ठीक ऑपोजिट 2 क्वालिटीज की जरूरत होती है जो अक्सर लोग नहीं समझ पाते। आप रिस्क लेकर और ऑप्टिमिज्म के साथ वेल्थ क्रिएट तो कर पाओगे, पर वेल्दी बने रहने के लिए आपको रिस्क टेकिंग के बजाय सर्वाइवल माइंडसेट और एक बैलेंस्ड ऑप्टिमिज्म की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, वेल्थ क्रिएट करते समय आपको कुछ ऐसा सोचना होगा कि अगर 10,000 रुपए मैं रिस्क लेकर इन्वेस्ट कर देता हूं और ये डूब जाते हैं तो कोई बात नहीं, बट अगर ये बढ़ जाते हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन एक बार वेल्दी बन जाने के बाद आपको फिर ऐसा नहीं सोचना। आपको ये सोचना है कि वैसे तो मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, पर अगर ये पैसे डूब जाते हैं तो क्या मुझे नुकसान होगा। और बस इसी माइंडसेट के साथ कोई इंसान लंबे समय तक वेल्दी बना रह सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 4 लेसन जो मैंने इस बुक से सीखे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी ये लेसन समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं फ्यूचर वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।